हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैड अबाउट बायो। आई एम शिवानी अग्रवाल। सो बच्चों देखो, लास्ट हम अब तक क्या कर चुके हैं। अब तक हम आपके पूरे 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के। आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ओरल कैविटी, इसोफेगस एंड स्टमक के बारे में कंप्लीट बता दिया है। वहां पे हम साथ ही साथ अपना फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन भी फिनिश कर रहे हैं। जिस पार्ट को हम पढ़ेंगे उसके साथ साथ उसके अंदर डाइजेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है उसको भी हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, दिस वन इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन ही क्यों बोलते हैं? क्या इसका साइज स्मॉल होता है? बताओ। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज स्मॉल होता है? क्या स्मॉल मीन्स इसका जो नाम रखा गया ना स्मॉल, ये किस बेसिस पे रखा गया? एक को हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, एक को लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट डायग्राम देखें ना, तो हमें वहां भी पता लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज तो बहुत लार्ज है। साइज उसका लार्ज है, फिर भी हम इसको स्मॉल बोल रहे हैं। वो इसलिए बोलते हैं हम इसको स्मॉल, बिकॉज यहाँ पे जो ये साइज नाम रखा गया है स्मॉल एंड लार्ज, ये ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ नहीं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर। इज ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर। तो पहले तो हमारा ये कंफ्यूजन यहाँ पे दूर होता है। इसका डायमीटर स्मॉल होता है बट इसका साइज लार्ज होता है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। द बेसिस ऑफ डायमीटर, इसका डायमीटर क्या है? स्मॉल है। क्लियर? अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं आपके 3 पार्ट्स टोटल। जैसे हमने वहां पे स्टमक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एज इट इज हम यहाँ पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज योर डियोडनम, जेजुनम एंड आपका इलियम। ऐसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको। अब तीनों पार्ट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जिसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डियोडनम, जिसके बारे में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी। इसका साइज हम देख लेते हैं पहले, तीनों का कितना होता है। अगर मैं बात करूँ स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है वो आपका इलियम होता है। इज अबाउट 3.5 मीटर। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद जो डियोडनम वाला पार्ट है ना बच्चों, ये डियोडनम वाला पार्ट है आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इट इज ओनली 25 सेंटीमीटर। और इसकी शेप में कुछ ऐसे होती है, सी शेप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो आप लिख सकते हैं इसको सी शेप्ड इन ह्यूमन एंड इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड जेजुनम के साइज की अगर हम बात करें तो आपका 2.5 मीटर लॉन्ग होता है, मीन दोनों के बीच का मिडिल का पार्ट होता है जेजुनम वाला। अब इसके साथ साथ डियोडनम में आपको और क्या पढ़ना है? डियोडनम के अंदर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, वो मैं आपको पूरा डायग्रामेटिकली बना के समझाऊंगी जब मैं आपको लीवर पढ़ाऊंगी। सपोज लीवर का काम क्या होता है, थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं। लीवर का काम होता है बाइल को सिक्रीट करना। तो वहां से बाइल सिक्रीट हो रहा है, उसको बोलते हैं बाइल डक्ट के थ्रू वहां से सिक्रीशन आता है। और एक पैनक्रियाटिक डक्ट होते हैं, जो पैनक्रियास से निकलने वाली जो ट्यूब होती है उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। तो इन दोनों डक्ट की ओपनिंग आपकी डियोडनम के अंदर होती है, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग ऑफ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो देखो, हिपैटो हिपैटिक सेल्स जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके लीवर के अंदर, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। इसका मतलब यहाँ पे आपका हिपैटो मतलब लीवर से आने वाली जो डक्ट है जिसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं, वो भी इसके अंदर ही ओपन होती है। और जो पैनक्रियास से आने वाली डक्ट है ना, पैनक्रियास से आने वाली डक्ट को क्या बोल रहे हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट। तो दोनों की ओपनिंग आपके डियोडनम के अंदर होगी। कैसे होगी वो आगे मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी। अब इसके बाद यहीं पे डियोडनम के जस्ट जैसे इसकी ओपनिंग होगी ना यहाँ पे ऐसे, तो एक स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ये इस टाइप से, एंड फिर यहाँ पे ऐसे ओपनिंग हो जाएगी। तो ये जो स्वेलन वाली जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्फिला ऑफ वेटर। एम्फिला ऑफ वेटर। ये सारी टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्फिला ऑफ वेटर क्या है? जहां से आपका हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रहा है विद अ स्मॉल स्वेलन। देखो इसको ऐसे लिख लेना आप, स्मॉल swelling is present at
हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जैसे ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट आई तो इसके ओपनिंग पे ना आगे एक स्वेलन प्रेजेंट होता है, स्वेलिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वाटर। एंड इस एम्पुला ऑफ वाटर के अंदर एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है जो इसकी ओपनिंग को किसके अंदर, डियोडनम के अंदर कंट्रोल करता है। उस ओपनिंग को हम बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। इसके साथ साथ डियोडनम के अंदर लेयर प्रेजेंट होते हैं जो आपको हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ोगे, सिरोसल लेयर, मस्कुलरिस लेयर, फिर आपकी म्यूकोसल लेयर, ये वाली। तो इसकी जो म्यूकोसल लेयर होती है ना, उस म्यूकोसल लेयर के अंदर कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड, अगर आपसे कोई पूछे ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है तो आपका आंसर होगा डियोडनम। डियोडनम के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्लियर यहाँ तक? अब बात आती है जेजुनम और इलियम। ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन का हाईली कॉइल्ड पार्ट है, हाईली कॉइल्ड पार्ट है जो सस्पेंडेड होता है बाय अ मेसेंट्री। मेसेंट्री के थ्रू ये आपका सस्पेंडेड होता है। यहां तक याद रहेगा? क्लियर? चलो, अब जो हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, या फिर आप ना आगे जाके एक वर्ड पढ़ोगे क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरक्यून। इनके अंदर कुछ सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स। उनका काम क्या होता है, वो अपने अंदर से म्यूकस सिक्रीट करती हैं, पैनिथ सेल सिक्रीट करती हैं और अर्जेंटाफिन सेल सिक्रीट करती हैं, अर्जेंटाफिन सेल। ये क्लियर है? अब इसके साथ साथ जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इनर लाइनिंग पे कुछ लिम्फोइड टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ लिम्फोइड टिश्यूज इसकी स्मॉल लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं पेयर्स पैचेस। ये वाली चीज बताओ क्लियर हुई? इसके साथ साथ इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ सर्कुलर फोल्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। इसकी जो म्यूकस लेयर होगी अंदर वाली, उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। एंड इन सर्कुलर फोल्ड्स को हम बोलते हैं वॉल्स ऑफ कर्किंग, कर्किंग। ये चीज बताओ, यहां तक क्लियर हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में? स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने पूरा डिटेल देख लिया है। अब इसकी डिटेल के बाद आता है बच्चों नेक्स्ट वन पार्ट आपका, कि इसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। इंपॉर्टेंट तो वही है ना, स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अब डाइजेशन हमें देखना है। चलो अब लिखते हैं इसका डाइजेशन ऑफ फूड। एक एक पार्ट का देखेंगे। सबसे पहले हम डियोडनम का देखेंगे, क्योंकि डियोडनम स्मॉल है लेकिन काम बहुत सारे करता है, तो जैसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप से, ये बिल्कुल ऐसा है। अब डियोडनम क्या काम करता है, जैसे ही आपको पता है स्टमक के अंदर, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, तो स्टमक के अंदर आपका फूड था, उसका नेचर कैसा था, एसिडिक। क्यों था उसका नेचर एसिडिक? क्योंकि उसके अंदर HCl प्रेजेंट था। और जो स्टमक के अंदर जो सेमी डाइजेस्टेड फूड बन गया था उसको हम वहां पे क्या बोलते थे, काइम। तो जैसे ही ये काइम स्टमक से निकल के आपके डियोडनम के अंदर आएगा, तो डियोडनम की वॉल्स पे जैसे ये टकराएगा तो डियोडनम की वॉल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने अंदर से कुछ हार्मोन सिक्रिएट करे। जैसे ही स्टमक से डियोडनम के अंदर फूड आया, काइम आया, तो क्या करेगा, डियोडनम की वॉल्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने अंदर से हार्मोन्स रिलीज करे। एंड ये टोटल 9 हार्मोन्स रिलीज करता है जो आपको पढ़ने होते हैं। 9 हार्मोन्स रिलीज करता है। एक एक को करके देख लेते हैं अब हम कौन से हार्मोन का काम क्या है। फर्स्ट वन हार्मोन होता है आपका GIP। नाम सुना है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। इसकी फुल फॉर्म है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। ये अब इस हार्मोन का काम क्या होता है, इस हार्मोन का काम होता है अपने अंदर से इनहिबिट करना, किसको, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करना, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक हार्मोन। ये हुआ। अब मैं यहाँ पे हार्मोन्स की फंक्शन नहीं लिख रही हूँ, बिकॉज मैं आप लोगों को अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें आपको सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी, सिर्फ आप यहाँ पे ये चीज समझ सकते हो। सेकेंड हार्मोन है हमारा एंटेरो
गैस्ट्रिरोन। अब एंटेरोगेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है, ये भी इनहिबिट करता है। किस चीज को इनहिबिट करता है, ताकि आपका जो स्टमक है वो HCl को ज्यादा से ज्यादा और सिक्रीट ना कर पाए, इस चीज को ये आपका इनहिबिट करेगा। थर्ड हार्मोन आता है आपका डियोक्राइनिन। डियोक्राइनिन हार्मोन क्या होता है, जो अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ये वाली ग्लैंड, इन ब्रूनर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है कि ये अपने अंदर से कुछ इंटेस्टाइनल जूस जो है, इंटेस्टाइनल जो जूस है उसके अंदर नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को ज्यादा सिक्रीट हो। बिकॉज आपको पता है डियोडनम, जेजुनम, इलियम तीनों मिलके इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करेंगे। अब ये इंटेस्टाइनल जूस जैसे कि आपका ब्रूनर ग्लैंड हो गई और आपकी ये पेयर पैचेस और आपकी जो पैनेट सेल्स है, ये सब मिलके ना इंटेस्टाइनल, जिसको हम आगे जाके स्यूकस एंटेरिकस बोलेंगे। स्यूकस एंटेरिकस, इंटेस्टाइनल जूस को ही स्यूकस एंटेरिकस बोलते हैं। तो स्यूकस एंटेरिकस के अंदर नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को रिलीज करना। स्यूकस एंटेरिकस का नॉन एंजाइमेटिक पार्ट मींस ऐसा पार्ट जिसके अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, वो कौन सिक्रीट कराता है, डियोक्राइनिन सिक्रीट कराता है। फोर्थ होता है हमारा सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन आपके स्टमक की मोटाइलिटी को इनहिबिट करता है, ताकि स्टमक आपका ज्यादा मोटाइल ना हो, इस चीज को इनहिबिट करता है। फिफ्थ आता है आपका कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन का सिर्फ इतना काम है, आपके लीवर को और गैल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा बाइल जूस को सिक्रीट कराए, क्योंकि आखिरकार वो सारी चीज आना किसमें, आपके डियोडनम में आना। डियोडनम से अटैच होती है, आप ऐसे मान सकते हैं, लीवर और आपका गैल ब्लैडर, वहां से जो सिक्रीशन आ रहा है वो सब आपका डियोडनम के अंदर आएगा और कोलिसिस्टोकाइनिन इस चीज को स्टिमुलेट करेगा कि ज्यादा से ज्यादा सिक्रीशन आए। फिर 6 नंबर पे होता है आपका सिक्रीटिन। अब सिक्रीटिन का काम क्या होता है, ये आपके पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करे, और पैनक्रियाटिक जूस का भी वो पार्ट जो नॉन एंजाइमेटिक पार्ट है, जिसके अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, उस पार्ट को वो सिक्रीट करे। 7th होता है हमारा हिपैटोक्राइनिन। अब ये हिपैटोक्राइनिन का काम क्या, ये भी आपके लीवर को प्रमोट करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा बाइल जूस का सिक्रीशन करे, ज्यादा से ज्यादा बाइल जूस का सिक्रीशन करे। ये हिपैटो, देखो नाम से हिपैटो याद रखना है, मींस लीवर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपका ये। 8 नंबर पे आता है आपका एंटेरोक्राइनिन, और द लास्ट वन इज योर विलिकाइनिन। अब देखो ये एंटेरोक्राइनिन का काम क्या होता है, ये आपकी जो पैनेट सेल्स हैं, अभी दिखाया ना यहाँ पे पैनेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं क्रिप्सोफ्लाइवर्कुल, उनके अंदर पैनेट सेल्स हैं। तो इन पैनेट सेल को ये स्टिमुलेट करेगा कि अपने अंदर से पैनक्रियाटिक जूस का कौन सा पार्ट, एंजाइमेटिक पार्ट को रिलीज करे। बिकॉज सिक्रीटिन किस पार्ट को करा रहा था, नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को, और एंटेरोक्राइनिन एंजाइमेटिक पार्ट को, ताकि आपके पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइमेटिक पार्ट आए। अब विलिकाइनिन क्या करता है, आपके जो विलाई प्रेजेंट होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उनकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, को स्टिमुलेट करने का काम करता है हमारा विलिकाइनिन। देखो है ना, डियोडनम में बिल्कुल स्ट्रक्चर बहुत छोटी सी है बट काम बहुत बड़े बड़े कर रहा है, तो ये चीज आपको समझनी है। देखो अब डियोडनम वाला पार्ट, अब डियोडनम के बाद कौन सा पार्ट आएगा हमारा, डियोडनम के बाद आएगा हमारा जेजुनम पार्ट। तो अब देख लेते हैं, जेजुनम और इलियम का दोनों का वैसे कॉमन फंक्शन होता है, तो हम कॉमनली ही लिख लेते हैं इसको, डाइजेशन ऑफ फूड इन जेजुनम एंड इलियम, जेजुनम और इलियम के अंदर दोनों में। अब जेजुनम और इलियम, जैसे कि अभी देखा हमने, डियोडनम के अंदर क्रिप्सोफ्लाइवर्कुल है जो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज कराता है, तो वही हार्मोन्स क्या करेंगे अब यहाँ पे, उन जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर क्रिप्सोफ्लाइवर्कुल प्रेजेंट है उसको स्टिमुलेट करेंगे
क्या चीज के लिए स्टिमुलेट करेंगे कि वो अपने अंदर से ज्यादा अमाउंट में इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट कराए, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट कराए। और बच्चों इंटेस्टाइनल जूस के अंदर भी आपका पहले एक चीज, इंटेस्टाइनल जूस को एक और वर्ड बोलते हैं जो कि हमेशा आपका पूछा जाता है, स्यूकस एंटेरिकस क्या होता है? स्यूकस एंटेरिकस इज योर ईएनटी, सॉरी, म्यूकस एंटेरिकस इज योर इंटेस्टाइनल जूस, जिसकी अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो इसके अंदर 99% तो होता है वाटर, और अब अप्रोक्स 1% या फिर 1% से भी कम हो जाता है कभी कभी डाइजेस्टिव एंजाइम। बताओ, ये समझ में आया? और एंजाइमेटिक पार्ट को कौन स्टिमुलेट कर रहा था? आपका एंटेरोक्राइनिन, और नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को आपका सिक्रीटिन। अब इसके अंदर स्यूकस एंटेरिकस के अंदर भी आपके 3 टाइप के हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर 3 टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो एंजाइमेटिक पार्ट सिक्रीट किया ना किसने? आपके एंटेरोक्राइन ने। वही देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स हैं। पहला एंजाइम है इसके अंदर पेप्टाइडेज, दूसरा एंजाइम होता है इसके अंदर डाइसेकेराइडेज। नाम के बाद में एज आ गया ना तो मतलब एंजाइम होता है वो। थर्ड वन आता है न्यूक्लियोसाइडेज। अब देखो पेप्टाइडेज का काम क्या है? पेप्टाइडेज का काम है आपके जो ओलिगोपेप्टाइड है आपके फूड के अंदर, ओलिगोपेप्टाइड है, उसको कन्वर्ट करना अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स में उसको कन्वर्ट कराने का काम है। और आपके डाइसेक्राइड का काम, जैसे कि डाइसेक्राइड होता है आपका एक डाइसेक्राइड डेज, तो यहाँ पे क्या काम करेगा आपके डाइसेक्राइड, जैसे कि सुक्रोज, सुक्रोज के ऊपर वर्क करेगा आपका सुक्रेज, और इसको किस में कन्वर्ट करा देगा? आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये इसमें आपको कन्वर्ट करा देगा। ठीक है, फिर आपका आता है माल्टोज, ये भी एक डाइसेक्राइड है, तो इसके ऊपर भी एक कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? डाइसेक्राइडेज, उसको हम बोलते हैं आपका माल्टेज। अब माल्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका लैक्टेज, सॉरी लैक्टोज, लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा कौन? आपका लैक्टेज, और इसको कन्वर्ट करा देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये हो गया न्यूक्लियोसाइडेज का। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। यहां तक क्लियर है सबको? ये बताओ जल्दी से। चलो, अब आता है न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज नाम से पता चल रहा है ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियोसाइड्स पे वर्क करेगा। तो पहला काम होता है ये सबसे पहले जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड के ऊपर आपका न्यूक्लियोसाइडेज वर्क करेगा और इसको कन्वर्ट करा देगा न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फेट में। हो गया कन्वर्जन। फिर इसके ऊपर फिर से आपका न्यूक्लियोसाइडेज वर्क करेगा, और अब ये इसको कन्वर्ट करा देगा पेंटोज प्लस नाइट्रोजन बेस में। ये कन्वर्जन आपका होता है न्यूक्लियोसाइडेज के थ्रू। बताओ, यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ कि आपका कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन कर रही है, कैसे आपका पूरा का पूरा पार्ट ये कंट्रोल हो रहा है? क्लियर बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन को आपको पता है हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव साइट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मीन्स जितना भी आपके फूड के अंदर कंपोनेंट है सारा का सारा यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। न्यूक्लियोसाइड्स हो, आपके डाइसेक्राइड्स हो, आपके पेप्टाइड्स हो, कुछ भी हो, सब आके यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड में ना मैं आपको एक समरी बताऊंगी, या फिर इवन ऐसा भी हो सकता है मैं समरी के लिए ना एक अलग से पूरा का पूरा वीडियो में बनाऊंगी, जिसमें अराउंड 10 से 15 मिनट्स हम लेंगे। 10 से 15 मिनट में आपके पूरे चैप्टर की मैं समरी वहां पे आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हो। देखो, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, सेम आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स होता है। द फर्स्ट वन इज योर सीजम, कोलोन
और आपका रेक्टम, ये पार्ट। अब तीनों के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले सीजम, सीजम के अंदर ना कुछ ब्लाइंड पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, उन ब्लाइंड पाउचेस को हम बोलते हैं आपका वर्मी फोम अपेंडिक्स। सीजम के अंदर होते हैं आपके ब्लाइंड पाउच, जिसको हम बोलते हैं आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है। एंड सीजम इज दैट पार्ट विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज सबसे ज्यादा कौन खाता है? हर्बीवोर्स। तो अगर हम बात करेंगे हर्बीवोर्स के अंदर कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डेवलप होगा, तो आप बोलोगे सीजम सबसे ज्यादा डेवलप होगा, बिकॉज इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अब ह्यूमंस तो उसके डाइट में तो सेलुलोज की अमाउंट ज्यादा होती नहीं है, तो इसलिए इतना ज्यादा डेवलप भी नहीं होता है ये। तो सबसे ज्यादा डेवलप होगा आपका किसके अंदर? हर्बीवोर्स के अंदर, हर्बीवोर्स। अब कोलोन पार्ट में क्या है? जो कोलोन के अंदर की वॉल्स होती हैं, कोलोन की जो वॉल्स होती है उनको हम बोलते हैं फोस्ट्रा। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है। उन फैट फिल्ड प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? फैट फिल्ड प्रोजेक्शंस आर नोन एज एपीप्लोइक अपेंडेजेस। एंड इन्हीं एपीप्लोइक अपेंडेजेस के बाद कॉलोन आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। असेंडिंग कॉलोन, सॉरी 4 पार्ट में, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, फिर आपका आता है सिग्मोइड। यही सिग्मोइड आगे जाके इसको हम पैल्विक कॉलोन भी बोल देते हैं, पैल्विक कॉलोन। यहाँ तक क्लियर? अब आता है आपका रेक्टम पार्ट। रेक्टम को हम बोलते हैं इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट होता है। एंड रेक्टम के बाद स्टार्ट होती है एनल कैनाल। एनल कैनाल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है एंड उसकी ओपनिंग आउटसाइड में होती है बाय एनस। और यहाँ पे क्या होता है? एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है एंड इट्स आउटसाइड ओपनिंग इज नोन एज एनस। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे ना क्वेश्चन आता है, जो ये आपका एनस वाला पार्ट है ना, इसके अंदर एक रेक्टल वेन प्रेजेंट होती है, रेक्टल वेन। तो इस रेक्टल वेन के अंदर कभी कभी क्या हो जाता है, ड्यू टू परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन की वजह से रेक्टम कैनाल का एनलार्जमेंट हो जाता है, या फिर इसके अंदर कुछ स्वेलिंग हो जाती है। उस कंडीशन की वजह से क्या होता है, वेन्स यहाँ की बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं। इसके अंदर जो ब्लड वेन्स है, ब्लड वेसल्स है, वो बहुत वीक हो जाएंगी एंड उस कंडीशन को हम बोलेंगे हीमोरॉइड, या फिर इसी कंडीशन को हम पाइल्स भी बोलते हैं। बताओ क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, अब कोलोन वाले पार्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है। कोलोन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का, सिर्फ कोलोन ही एक ऐसा पार्ट है जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अनडाइजेस्टेड फूड से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ये वाटर का कराता है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, जो बेसिकली क्या काम करते हैं? सिंथेसाइज कराते हैं विटामिन के, बी एंड आपका B2। इन विटामिन को सिंथेसाइज कराने का ये काम करते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसका साइज और लिख रहा है आपका, इसका 1.5 मीटर लॉन्ग साइज होता है, इसका डायमीटर ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर हुआ ये वाला सारा पार्ट हमारा? चलो अब आ जाते हैं, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हमने पढ़ा माउथ के बारे में, पढ़ा था। माउथ में हमने ओरल कैविटी देखा था। ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी का रूफ वाला पार्ट, फ्लोर वाला पार्ट, टीथ के बारे में पूरा देखा। फिर फेरिंग्स के बारे में देखा, उसके अंदर 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने ईसोफेगस देखा, वहां पे आपका पेरिस्टोल्सिस होता है। और माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन होता है, बिकॉज वहां पे क्या होता है, स्लेवरी अमाइलेज। स्लेवरी ग्लैंड्स भी 3 पार्ट्स की होती है, कौन कौन सी होती है, कहाँ पे उनकी लोकेशन होती है, वो हमने देखा था। ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टोल्सिस होता है। ईसोफेगस के बाद हमने देखा स्टमक, आपका बड़ा स्टमक। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं।
वो तीनों की तीनों सेल्स क्या क्या फंक्शन करती हैं, क्या क्या रिलीज करती हैं, वो हमने पढ़ा। स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है, वो हमने पूरा पढ़ा। स्टमक के बाद आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, वो हम पूरा फिनिश कर चुके। स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडनम, जेजुनम और इलियम। फिर इसके बाद आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। फिर लार्ज इंटेस्टाइन की आउटर ओपनिंग को ही हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। यहां तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड को ही हम एसोसिएटेड ग्लैंड भी बोलते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड। अब ये एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन सी थी बताना जरा। आपका लीवर और आपका पैनक्रियाज, या नहीं। चलो अब फर्स्ट पे हम लीवर पढ़ लेते हैं, फिर हम पैनक्रियाज पढ़ लेंगे। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले लीवर। अब लीवर के बारे में, लीवर में सबसे पहले आपको बताए कि लीवर क्या है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी ह्यूमन बॉडी की। तो पहला पॉइंट तो ये लिखो, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो इसका वेट होता है 1.5 kg। और इसका नेचर क्या होता है, बोथ एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन, दोनों इसके अंदर पार्ट प्रेजेंट होता है। इसकी हाई रीजनरेशन पावर होती है, हाई रीजनरेशन पावर लीवर के अंदर आपकी पाई जाती है, राइट। अब लीवर को हम दो लोब्स पे डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से लोब, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। लीवर के अंदर दो लोब होते हैं, लेफ्ट लोब जो कि क्या होता है आपका स्मॉल होता है, और एक होता है आपका राइट लोब जो कि लार्ज होता है, यही ना। चलो आपका स्मॉल हो गया और आपका लार्ज। अब आते हैं आगे, इसकी लोकेशन क्या होती है। सो इट इज लोकेटेड इन राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम के नीचे की साइड। इसके साथ एक गैल ब्लैडर भी होता है, गैल ब्लैडर भी यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है। और गैल ब्लैडर कहाँ पे सिचुएटेड होता है, इट इज सिचुएटेड बिलो राइट लोब ऑफ लीवर। लीवर के लाइट जो राइट लोब है उसके नीचे की साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है यहां तक। चल अब हम इसकी स्ट्रक्चर बना के समझते हैं। पहले मैं आपका स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये हुआ आपका लेफ्ट लोब और ये हुआ आपका राइट लोब। अब लेफ्ट और राइट से एक एक वेन्स निकलेंगे आपकी, सॉरी डक्ट्स आपकी निकलेंगी, ये देखो। अब ये डक्ट दोनों की दोनों ऐसे आ रही हैं, इधर से राइट डक्ट आई और इधर से लेफ्ट आई। लेफ्ट और राइट आपस में मिलके कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है। और यहीं पे आपका अटैच है क्या, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है उसको हम बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। अब देखो कॉमन हिपैटिक डक्ट और आपकी गॉल ब्लैडर से आने वाली डक्ट कॉमन हो गई। फिर इधर से आपका अटैच होता है क्या, आपका पैनक्रियाज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये मैंने बना दिया पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज से आ रही है पैनक्रियाटिक डक्ट। अब इन सब ने मिलके एक कॉमन बना लिया। अब ये सारा का सारा जाके आपका ओपन हो जाएगा किसके अंदर, ये आपका एम्फिल ऑफ वेटर, मैंने बताया था ना आपका डियोडनम के जस्ट पार्ट में एक स्वेलिंग टाइप से स्ट्रक्चर होती है। और ये आपका डियोडनम सी शेप में। बताओ यहां तक समझ में आया, पहले डायग्राम आपको क्लियर हुआ, डायग्राम में क्या क्या पूछा गया है। अब लेबलिंग कर लेते हैं। ये है आपका लेफ्ट लोब और ये है आपका राइट लोब। ये है आपकी हिपैटिक डक्ट। अब हिपैटिक डक्ट
दोनों मिलके कॉमन ओपनिंग बना रही हैं, जिसको हम बोलेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्लियर? ये आपका पैनक्रियाज, ये रहा आपका गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है, इस डक्ट को हम बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। अब देखो, ये सिस्टिक डक्ट और आपका इधर से हिपैटिक डक्ट आके एक कॉमन डक्ट बना रहा है, नहीं बना रहा है? ये देखो यहाँ से आ रहा है ना सारा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, और इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही है आपकी, ये रही पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट इधर से ऐसा, तो अब मिलके पूरा का पूरा एक कॉमन डक्ट बनी या नहीं बनी? यहां तक तो हम इस डक्ट को बोलेंगे जहां पे सिर्फ आपका क्या था, हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक में भी कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट इज नोन एज बाइल डक्ट। तो ये आपकी बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट में जब मैंने प्लस कर दिया क्या, पैनक्रियाटिक डक्ट, ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट, तो अब मेरी एक बिल्कुल कॉमन डक्ट बन गई जिसको मैं बोलूंगी हिपैटो, जो भी मैंने डियोडनम के वहां पे आपको लिखवाया था, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हो गया? अब ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट किसके अंदर ओपन हो रही है, आपके डियोडनम के अंदर। दिस इज योर डियोडनम। और कैसे ओपन है, बाय ओपनिंग, स्वेलिंग ओपनिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फ्यूला ऑफ वेटर। और इस एम्फ्यूला ऑफ वेटर के यहाँ पे एक स्पिंक्टर प्रेजेंट है, दिस स्पिंक्टर इज नोन एज दिस वन, दिस स्पिंक्टर इज नोन एज स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। और एक स्पिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है जहां से बाइल डक्ट स्टार्ट हो रही है, इस स्पिंक्टर को बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन। बताओ, ये डायग्राम समझ में आया? अब स्पिंक्टर ऑफ ओडाई में कौन कौन सी चीजें आ रही है आपका, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई में आपका बाइल जूस आ रहा है और पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है, तो स्पिंक्टर ऑफ ओडाई क्या करेगा, आपके बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा, और स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन सिर्फ बाइल जूस के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ ओनली बाइल जूस, तो बहुत कॉमन सी चीज है। बताओ, यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब जो ये आपका लीवर है, इस लीवर के अंदर ना कवरिंग प्रेजेंट होती है, लीवर की जो अंदर वाली कवरिंग होती है इंटरनली, इस कवरिंग को हम बोलते हैं ग्लाइसोन कैप्सूल। ग्लाइसोन कैप्सूल, ये ग्लाइसोन कैप्सूल एक थिन कनेक्टिव टिश्यू है, थिन कनेक्टिव टिश्यू है ये आपका ग्लाइसोन कैप्सूल। आपका पूरा लीवर मिल बना है किससे, छोटे छोटे ऐसे ना बेंजीन शेप स्ट्रक्चर से, ऐसे इन बेंजीन शेप स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं लोब्यूल्स। तो पूरा लीवर आपका किससे बना है, हिपैटिक लोब्यूल से, हिपैटिक लोब्यूल से। जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है, हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, ऐसे ही लीवर की स्ट्रक्चरल यूनिट हिपैटिक लोब्यूल है। तो अब चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये ऐसी स्ट्रक्चर है ना, ऐसे, ये आपका पूरा का पूरा एक हिपैटिक लोब्यूल। ये मैंने बना दिया हिपैटिक लोब्यूल। अब इस हिपैटिक लोब्यूल के अंदर आपको क्या देखना है, ये हिपैटिक लोब्यूल ही अपने अंदर से क्या करते हैं, सबसे पहली चीज, इस हिपैटिक लोब्यूल के अंदर आपको जो एनसीईआरटी लिखती है, क्या लिखती है आपकी एनसीईआरटी, कि इन हिपैटिक लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है हिपैटोसाइट्स। ये ऐसे हिपैटोसाइट्स आप कैसे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज हिपैटोसाइट्स। और यही हिपैटोसाइट्स मिलके पूरा कोड बना रहे हैं ऐसे, इसको बोलेंगे हम हिपैटिक कोड, हिपैटिक कोड। ठीक है। अब ये हिपैटोसाइट क्या करेंगे, अपने अंदर से बाइल जूस को सिंथेसाइज कराएंगे। अब बाइल जूस इनके अंदर सिंथेसाइज हो रहा है, तो वो रिलीज होके बाहर कैसे आएगा इन हिपैटिक लोब्यूल से, वो देखते हैं। इसके जस्ट सेंटर में ना
एक इसके सेंटर में प्रेजेंट होती है आपकी हिपैटिक वेन, हिपैटिक वेन, और इसके कॉर्नर साइड में प्रेजेंट होता है आपका पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड का मतलब होता है ट्रायड, ट्रायड मतलब थ्री, जिसके अंदर थ्री अलग अलग डक्ट्स आके मिली हुई हैं। इस पोर्टल ट्रायड के अंदर तीन चीजें हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड के अंदर तीन चीजें हैं आपकी, कौन कौन सी, द फर्स्ट वन इज योर हिपैटिक पोर्टल, सेकेंड वन आपकी यहाँ पे हिपैटिक आर्टरी है, और एक है आपकी यहाँ पे बाइल डक्ट। सपोज यहाँ पे इधर साइड से आपकी बाइल डक्ट और इधर साइड पे है आपकी हिपैटिक आर्टरी, तो यहाँ पे जो हिपैटोसाइट्स ही बाइल को सिक्रीट करे, बाइल सिक्रीट यहाँ से ऐसे निकल के कहाँ पे जाएगा, गैल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ये हिपैटिक वेन क्या कर रही है, आपके ब्लड को लेके आ रही है, और हिपैटिक आर्टरी ब्लड को लेके जा रही है आपके लीवर के अंदर। बस इतना सा काम आपको याद रखना है। हिपैटिक वेन को आपको याद रखना है, डायरेक्टली इनका कनेक्शन होता है हार्ट से, डायरेक्टली वेन टू हार्ट, हार्ट तक ये डायरेक्टली ब्लड को लेके जाती है। क्लियर ये वाली चीज बताओ, यहां तक आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट होगा, अब तक तो नहीं है ना, अब तक कोई डाउट। चलो फिर अब हम इसका फंक्शंस देख लेते हैं। अब पहले ना ये बाइल जूस का एक बार कंपोजिशन कर ले कि आखिरकार बाइल जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसके अंदर 95% तो वाटर होता है, 5% होता है कोलेस्ट्रॉल। ये रिलीज कितना होता है, 500 से 600 ml पर डे। इसका पीएच होता है 7.8, और इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ बाइल पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, बाइल पिगमेंट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसको, बाइल पिगमेंट आपके दो होता है, बिलीरुबिन और आपका बिलीवर्डिन। एक कंडीशन बच्चों आपने सुनी होगी जॉन्डिस के बारे में, पता है सबको जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस इज द येलोइंग ऑफ, जब आपकी आईज येलो येलो दिखने लग जाती हैं, या फिर आपका क्या होता है, नेल्स येलो हो जाते हैं, आपका स्किन आपकी येलो होने लग जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉन्डिस। तो जॉन्डिस का कब आता है, बिकॉज आपका जो बाइल है ना उसके अंदर है आपका बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, तो जो बिलीरुबिन है इसका कलर होता है येलो। जब इसकी कंसेंट्रेशन आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी, इसकी कंसेंट्रेशन आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी, तो आपके जो बॉडी पार्ट्स है वो येलोइश होने लग जाएंगे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉन्डिस। और ये कब होगा, जब आपका जो बाइल पास होने वाला पाथ है ना, पैसेज है, वो ब्लॉक हो जाएगा ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से अगर बाइल जहां से पास हो रहा है वो पैसेज ब्लॉक हो गया, तो वहीं पे आपका बिलीरुबिन इकट्ठा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी पार्ट्स में येलोइश नेचर दिखने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आया। अब एक कंडीशन होती है हमारी गोल ब्लैडर में, इसको हम बोलते हैं गोल स्टोन, ब्लैडर स्टोन बोल देता है जिसको किसी को हो गया। तो ये ब्लैडर स्टोन किसकी वजह से होता है, जो आपकी यहाँ पे बाइल डक्ट है ये वाली, ये जिसमें अभी तक पैंक्रियाटिक डक्ट नहीं है, बाइल डक्ट अगर आपकी ब्लॉक हो जाए किसी भी रीजन से, ये इसका नैरोइंग हो जाए, अंदर से बहुत थिन होने लग जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लग जाता है, क्योंकि हमने देखा अभी आपका इसके अंदर 5% कोलेस्ट्रॉल है बाइल जूस के अंदर। तो अगर आपका बाइल जूस आपके ब्लैडर के अंदर ही, ब्लैडर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि जो आपकी बाइल डक्ट है वो ब्लॉक हो गई है, कोलेस्ट्रॉल बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वो कोलेस्ट्रॉल वहीं पे इकट्ठा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपका स्टोन का फॉर्मेशन वो करने लग जाएगा, जिसको हम ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। देन ये वाला चीज, चलो अब आते हैं बच्चों इसके फंक्शंस पे। बाइल का सबसे पहला फंक्शन, लीवर का सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। और बाइल का क्या काम होता है आपका, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, फैट के जो लार्ज लार्ज ग्लोब्यूल्स है उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, या फिर डिसोल्वेबल फॉर्म में आपके फैट को कन्वर्ट करना, ये आपके लीवर का काम होता है। अब नेक्स्ट फंक्शन आपके लीवर का होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स आपके बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करना।
नेक्स्ट होता है आपका डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड का डीएमिनेशन मींस रिमूवल ऑफ माइनस NH2 ग्रुप का रिमूवल कराना। इसके साथ साथ नेक्स्ट फंक्शन होता है इनका अमोनिया को इसमें कन्वर्ट करना, यूरिया में कन्वर्ट करना, और अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल। तो बेसिकली जो ये आपकी ऑर्निथिन साइकिल है ना, ये भी आपके लीवर के अंदर ही चल रही है। इसके अलावा आप जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपके लीवर क्या काम करता है, आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को बनाने का काम भी यही करता है। इसके साथ साथ जो आपके ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन लाइक प्रोथ्रोम्बिन एंड आपका फाइब्रिनोजन, इनको बनाने का काम भी हमारा लीवर करता है। तो ये सारे फंक्शंस आपको क्लियर हुए या नहीं, जल्दी से बताओ। एवरीथिंग क्लियर? अब हम चले सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड पे अपनी। चलो, अब सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी क्या थी, पैनक्रियास। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, इतना बड़ा नहीं है आपका। पैनक्रियास भी आपकी क्या होती है, एक सी शेप डियोडम के ऊपर प्रेजेंट होती है ये पैनक्रियास। जैसे कि ऐसे देखो, ये आपका डियोडम, तो जस्ट इस डियोडम के यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ इस टाइप से आपके प्रेजेंट होती है। तो ऐसे बोल देता है इट इज प्रेजेंट बिटवीन is present between limbs of duodenum। और इसका नेचर क्या होता है, नेचर सबको पता है, इट इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब हेट्रोक्राइन ग्लैंड में भी ना दो पार्ट आते हैं, इसमें आपको सबको पता है हेट्रोक्राइन किसको बोलते हैं, जो एक्सोक्राइन भी होती है, जो एंडोक्राइन भी होती है। तो यहाँ पे एक्सोक्राइन और इसका एंडोक्राइन पार्ट दोनों का अलग अलग में पढ़ना है। अब जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है ना, उसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं एसिनस या फिर एसिनी, और ये आपका पूरा 99% पार्ट होता है आपकी पैनक्रियास का। बचा हुआ बेचारा 1% आपका एंडोक्राइन है, जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसके अंदर सेल्स होती हैं। अब ये रहा आपका नेक्स्ट वन, जो एसिनी होता है ना, ये अपने अंदर से कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करता है। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस का मतलब क्या हुआ, पैनक्रियाटिक जूस पूरा का पूरा। अब वो पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, उस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर हर वो टाइप के एंजाइम भरे हुए हैं जो फूड में जो भी कंपोनेंट बचे सबको डाइजेस्ट कर देंगे, हर चीज को डाइजेशन कर देंगे। लाइक आपके फैट को भी, आपके प्रोटीन को भी ये डाइजेस्ट करा देंगे, आपके स्टार्च को, न्यूक्लिक एसिड को, हर चीज को डाइजेस्ट कराने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं आपके एसिड के अंदर। अब आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल। अल्फा सेल्स अपने अंदर से रिलीज करती हैं ग्लूकागन। बीटा सेल सबको पता है क्या करती है, इंसुलिन। और डेल्टा का काम होता है इन दोनों को इनहिबिट करना, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा के सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम हमारी डेल्टा का है। इसके साथ साथ ये एक और सिक्रीट करती है सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन ही बेसिकली ये फंक्शन परफॉर्म करता है, किस चीज का, अल्फा और बीटा सेल्स के सिक्रीशन को इनहिबिट करने का। क्लियर? अब देख लेते हैं हमारा ग्लूकागन और इंसुलिन क्या काम करता है, पढ़े आगे। चलो, अब यहाँ पे बेटा 4 टर्म्स आती हैं। कौन कौन सी, देखो सबसे पहला आता है आपका ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस टर्म्स में बहुत लिटिल डिफरेंस है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्लाइकोलाइसिस।
जीनोलाइसिस, वो ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस है। और नेक्स्ट होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और नेक्स्ट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो तीनों में बहुत छोटा छोटा सा डिफरेंस है लेकिन काम बहुत अलग करते हैं। अब ये जो ग्लाइकोजेनेसिस, इसका मतलब होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोगन में कन्वर्ट करने का, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का हमारा काम कौन करता है? ग्लूकागन, जो कि सिक्रीट किया जाता है अल्फा सेल्स के थ्रू। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजन को जब हम कन्वर्ट करा रहे हैं किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। और ये प्रोसेस कौन करता है? इंसुलिन। बताओ इंसुलिन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। अब आता है आपका सॉरी हमने गलत लिख दिया, जस्ट अ सेकेंड। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन का होता है। सॉरी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन का होगा और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम ग्लूकागन। या दिस इज द राइट। अब ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जब आपको पता है आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, है ना, इंटेंस वर्कआउट करते हो, उसकी वजह से क्या होता है? आपकी मसल्स के अंदर क्रैम्प होता है। वो क्रैम्प किसकी वजह से होता है? बिकॉज आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब उस लैक्टिक एसिड को भी तो हमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा ना। तो जब हम उस लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करा देते हैं ग्लाइकोजन के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है जब आप एक इमरजेंसी वाली कंडीशन, आपने काफी दिन से खाना वाना नहीं खाया हुआ है, बहुत ज्यादा डाइटिंग पे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जितने अमाइनो एसिड्स और फैट है ना, वो भी सब आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। वो भी कभी कौन सी कंडीशन में? इमरजेंसी की कंडीशन में। ये जब बहुत ज्यादा नेसेसरी वाली कंडीशन आती है तब ये प्रोसेस होता है। लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है? फ्रॉम मसल्स। बताओ यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई? अब आपका बच जाता है सिर्फ एक टॉपिक, जो है हमारा क्या? हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उसको भी फिनिश कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर का जो मोस्टली पार्ट है वो फिनिश हो जाएगा। अब इस चैप्टर में बचेगा क्या? सिर्फ आपके डिसऑर्डर्स और आपके विटामिन के बारे में। उसके लिए मैं 2 सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी। एक वीडियो होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करूंगी, एक वीडियो वो होगी जिसमें सारे विटामिन के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, चलो अब आता है आपका हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी मींस एलिमेंट्री कैनाल बनी कैसे? तो एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी में आपके 4 पार्ट्स आते हैं। मींस आपका एलिमेंट्री कैनाल की जो इनर लेयर है वो 4 लेयर से मिलके बनी हुई है। सबसे इनर मोस्ट, उससे बाहर, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं सेरोसा। फिर सेरोसा के इनर वाली होती है मस्क्यूलरिस। फिर उसके अंदर होती है सब म्यूकोसा एंड द लास्ट वन इज योर म्यूकोसा। ऐसे 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब इन चारों को देखते हैं। अब यहाँ पे जो सेरोसा वाली लेयर है ना, ये पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल में आपका ओरल कैविटी, आपका इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारे पार्ट्स आ गए। तो सारे पार्ट्स में सिरोसा प्रेजेंट है, बस एक छोटा सा एक्सेप्शन है यहाँ पे इसोफेगस का। जब आप इसोफेगस की बात करोगे ना तो वहां पे आप सिरोसा नहीं बोलोगे, वहां पे उसको एक अलग नाम दिया जाता है, ट्यूनिक एडवेंशिया। अब क्यों इसको अलग नाम दिया है तो सिरोसा ही, वो इसलिए नाम दिया है इसोफेगस को छोड़ के बाकी जितना एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं वहां पे सिरोसा प्रेजेंट है, जो कि बनी होती है विजरल पेरिटोनियम की। लेकिन इसोफेगस के अंदर जो सिरोसा होती है वो बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है। और रेस्ट पार्ट में किस चीज से बनी होती है? रेस्ट पार्ट में आपकी बनी होती है विजरल पेरिटोनियम से। ये चीज आपको याद रखनी है। सिर्फ इसोफेगस को छोड़ के बाकी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल की जो सिरोसा लेयर है
वो विजरल पेरिटोनियम की है। सिर्फ ईसोफेगस में वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इसलिए हम उसको ट्यूनिक एडेंशिया बोल देते हैं। अब मस्क्यूलैरिस में बेटा दो पार्ट्स आते हैं आपके, एक होती है आपकी आउटर मस्क्यूलैरिस, एक होती है इनर मस्क्यूलैरिस। आउटर मस्क्यूलैरिस बनी होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की, लॉन्गिट्यूडनल मसल से ये बनी होती है, और जो आपकी इनर वाली है वो बनी होती है सर्कुलर लेयर से, सर्कुलर लेयर से। क्लियर यहां तक ये चीज। अब आता है सब म्यूकोसा, जो कि आपका बना होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू से, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, एंड इसके अंदर बहुत सारी ब्लड लिम्फ भी पाया जाता है, ब्लड लिम्फ भी आपका यहाँ पे पाया जाएगा। अब बची हमारी म्यूकोसा वाली लेयर, उसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, बिकॉज ये म्यूकोसा ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से है। देखो म्यूकोसा, सबसे पहले म्यूकोसा के अंदर होते हैं क्या आपके सिक्रीटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल्स, सिक्रीटरी एंड एब्जॉर्प्टिव। इसको ना हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज योर आउटर म्यूकोसा, मिडिल म्यूकोसा और आपकी इनर म्यूकोसा, तीनों लेयर। मिडिल वाली सबसे आउटर से देख लेते हैं, आउटर वाली को हम बोलते हैं म्यूकोसा मस्क्यूलैरिस, मिडिल वन को हम बोलते हैं आपका लैमिना प्रोप्रिया, इनर वन को हम बोलते हैं मस्कुलर म्यूकोजल लेयर, म्यूकोजल लेयर, ये चीज। अब यहाँ पे जो इनर वाली है ना, इस इनर वाली में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है आप सुनेंगे, ये इनर वाली का मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे भी ईसोफेगस में ट्विस्ट है। वो ईसोफेगस सिर्फ और सिर्फ ईसोफेगस की मैं बात करूँ, ईसोफेगस आपका यहाँ पे बना होता है किससे, नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम से, और यहाँ पे कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं म्यूकोसल के अंदर, उन फोल्ड्स को हम बोलते हैं विलाई, और इन फोल्ड्स के अंदर जो स्पेस होता है उसके अंदर सेल्स पाई जाती है क्रिप्स ऑफ लाइबर्क्यून। ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके साथ साथ जो आपकी म्यूकोसा, अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा, वहां पे भी थोड़ा ट्विस्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा लेयर है, उस म्यूकोसा लेयर के अंदर पाया जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, पेयर्स पैचेस। तो यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों को लिखवा देती हूँ, पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के अंदर। इनका काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो ये हुआ पेयर पैचेस जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। अब इसके बाद आपका डियोडनम वाला जो पार्ट है, स्पेशली डियोडनम वाला पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डियोडनम वाला पार्ट है, उसकी जो सब म्यूकोसा लेयर है, लास्ट दो लेयर्स, सब म्यूकोसा प्लस म्यूकोसा, इन दोनों लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है जो मैंने आपको लास्टली बताया था, ब्रूनर ग्लैंड। तो अब आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जिसकी लाइनिंग है, लाइनिंग की सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। स्फेरिकल शेप की कुछ ग्लैंड्स होती हैं। फिर आता है आपका जेजुनम के अंदर, जेजुनम लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी पैनिथ सेल्स। ये पैनिथ सेल्स क्या काम करती हैं, अभी आपकी म्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये अपने अंदर से इंटेस्टाइनल एंजाइम सिक्रीट करती हैं, सिक्रीट इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। तो ये हुआ हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। बताओ यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमने पूरा चैप्टर में एक एक पार्ट को पढ़ा है, उसका पूरा डिटेल किया। मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ा है एंड एनसीईआरटी से बहुत सारी चीजें बाहर भी पढ़ा है, बिकॉज मेरा सिर्फ एक एम है यहाँ पे बच्चों को ये ना लगे कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलती है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं हो पाते सारे के सारे सॉल्व। वो क्यों नहीं हो पाते, बिकॉज आप एनसीईआरटी को सिर्फ रीड करते हो, एनसीईआरटी को रीड नहीं करना होता। अगर आप चाहते हो बायो में 360/360 लेके आना, तो एनसीईआरटी को सिर्फ रीड करना सफिशिएंट नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर जो जो वर्ड्स लिखे हुए, जो जो लाइन लिखी हुई है ना, वो कोडेड फॉर्म में है। उन कोडेड फॉर्म को
डी कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट करो। वो तभी होगा जब एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ोगे। ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा डिटेल आपको जरूरत है पढ़ने की। अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। इसके साथ साथ अब हमारा डिसऑर्डर्स रह गए हैं और हमारे विटामिन रह गए हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना मेरा, वो डिसऑर्डर से आएगा और एक लेक्चर आएगा विटामिन से। इसके बाद हमारा डाइजेशन फिनिश। अब एक फेवर मुझे आप लोगों से चाहिए, इस लेक्चर में आप देख रहे होंगे मैंने एनसीईआरटी साइड बाय साइड रीड नहीं कराया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि एनसीईआरटी पहले आप सारे लेक्चर देख लें, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करें। तो द कमिंग संडे मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस ना करा के एनसीईआरटी का हम लाइन बाय लाइन रीड कर लेते हैं। तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोगों को इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं दिस संडे या फिर एनसीईआरटी आप लोगों को रीड करनी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन आप मुझे बताएंगे, फिर मैं उसी अकॉर्डिंग आपका सेशन प्लान करूंगी। क्लियर? तो अब अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा अपना फीडबैक जरूर देना, एंड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।